हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आपने टाइटल पढ़ लिया होगा। अभी ईरान और इजराइल के बीच में जो वॉर चल रहा है, उसमें भारत का व्यू क्या है कि ना मैं तेरा ना मैं तेरा। अब मैं ट्विटर पे देख रहा हूं ना, तो भारतीय दो पक्षों में बटे हुए हैं। एक कहते हैं भारत सरकार इजराइल का पक्ष क्यों नहीं ले रही है, खुल के सपोर्ट करना चाहिए, अगर हम आज नहीं करेंगे तो कल हमारा सपोर्ट कौन करेगा। और फिर दूसरे लोग कहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी ईरान का सपोर्ट करना चाहिए। अब इसराइल वाले ज्यादा लग रहे हैं ईरान वालों के कंपैरेटिवली। तो अब सवाल उठा कि क्या भारत सरकार जो ना इसके सपोर्ट में है ना इसके सपोर्ट में है, क्या हम सही कर रहे हैं? आंसर इज एब्सोल्युटली यस। आज मैं पूरे कॉन्सेप्ट के समेत आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं कि क्यों ऐसा क्यों है कि भारत सरकार एकदम सही कर रही है, और इस लॉजिक को समझेगा। हम केवल सरकार की बुराई करने के लिए ही ऐसा ना कहें कि नहीं सरकार गलत कर रही है। पीछे का कॉन्सेप्ट अगर मजबूरी आपको समझ आ जाएगी तो आप समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। उससे पहले मैं थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहता हूं कि एक्चुअल में ये दोनों कंट्री में दुश्मनी हुई कहां से। दुश्मनी की शुरुआत हुई थी 1979 से। अच्छा, इससे पहले कि मैं दुश्मनी पे आऊं, आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। हम लोग अब एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं जहां पर, जिसे नाम है मल्टी बेगर्स वर्कशॉप। इस मल्टी बैगर वर्कशॉप के अंदर आपको सिखाया जाएगा कि मल्टी बैगर जो शेयर्स होते हैं उनकी पहचान कैसे की जाती है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी मल्टी बैगर शेयर के अंदर देखे जाते हैं। ये कोर्स की वैलिडिटी 1 साल रहेगी, 3600 इसका प्राइस रहेगा, और हर महीने किसी एक मल्टी बैगर शेयर के बारे में आपसे चर्चा की जाएगी कि ये मल्टी बैगर क्यों बन सकता है, क्या रीजन है। अगेन, सारा पर्पस केवल आपकी नॉलेज में इन्हेंसमेंट करना और आपको मल्टी बैगर शेयर्स ढूंढना सिखाना होगा, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं। तो ये कोर्स जो है ये शुरू होने वाला है 1 जुलाई से। और इसके कोर्स के चार्जेस रहेंगे 3600। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। ठीक है जी, चलिए इस कोर्स के ऊपर मैं फर्दर डिटेल भी आगे प्रोवाइड करूंगा, बट फिलहाल आगे बढ़िएगा। तो अब हुआ क्या, 1979 से पहले अमेरिका हो, इजराइल हो या ईरान हो, ये तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, क्योंकि ईरान में उस वक्त शाह राज करते थे। शाह मतलब राजा। अब हुआ क्या कि ईरान के अंदर फिर कट्टरपंथी लोगों की एंट्री होती है। एक कट्टरपंथी नेता थे जिनका नाम था खेमनी, और उनकी एंट्री होती है 1979 के अंदर, और वो शाह को छोड़ने को मजबूर कर देते हैं। शाह ईरान छोड़ के निकल जाते हैं। अब जैसे ही खेमनी की एंट्री होती है इस ईरान के अंदर, तो ईरान अब एक कट्टरपंथी मुल्क बन जाता है, जहां पर इजराइल से, यानी कि इजराइल और अमेरिकन से दुश्मनी, उसका एक ही उद्देश्य है, इजराइल और अमेरिका से दुश्मनी। ये मेंटेलिटी ईरान के अंदर आ जाती है। एक ऐसी सोसाइटी जो काफी मॉडर्न सोसाइटी हुआ करती थी प्रायर टू 1979, अब वो बड़ा मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं कि कट्टरपंथी विचारधारा के होने लग गए, जहां पर लेडीज को बुर्का पहनना कंपलसरी कर दिया गया, और इस तरीके की और रेस्ट्रिक्शंस जो भी है कट्टरपंथी होने के कारण वो उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, एक लिबरल देश को इन्होंने दूसरी तरफ मोड़ना शुरू कर दिया। वो जो खेमनी था 79 में, ये आज की डेट में जो खेमनई है, ये खेमनई है, वो खेमनी था, ये दोनों अलग अलग थे। तो पहले जो बहुत अच्छी एक यारी दोस्ती दो तीनों कंट्रीज में हुआ करती थी, वो अब दुश्मनी में बदलना शुरू हो गई। अब हुआ क्या कि भारत की मजबूरी क्या है। भारत की मजबूरी यह है, अच्छा, दुश्मनी का मेन रीजन क्या है? फिलिस्तीन। ईरान का कहना है कि फिलिस्तीन एक अलग देश होना चाहिए और इसराइल को उस पर कोई अधिकार नहीं है, और इसराइल को फिलिस्तीन को छोड़ देना चाहिए। और इसको छुड़ाने के लिए ईरान ने कई तरीके के संगठन खड़े करने शुरू किए। फॉर एग्जाम्पल हिजबुल्ला, फॉर एग्जाम्पल हमास, और ऐसे ही सऊदी अरब के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए उन्होंने हूती रिबल्स की स्थापना की। ये सारे ईरान के हैं, ये सारे के सारे ईरान के हैं। अब हमारा भारत का इसमें कहां पेच फंसा हुआ है कि हम किसी का खुल के सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसी कारण से आपने देखा होगा जंग में भी किसी मुल्क ने हमें खुला सपोर्ट नहीं किया था। सबसे ज्यादा सपोर्ट इजराइल ने किया था, बट अनफॉर्चुनेटली हम इजराइल का साथ यहां पर खुल के नहीं दे पाएंगे। रीजन समझिएगा, रीजन बड़ा टेक्निकल रीजन है। वो रीजन ये है क्योंकि ये है मैप, ये मैप है, और भारत से लेकर ईरान का। आप जानते हैं भारत के साथ पाकिस्तान जुड़ा हुआ है हमारे नक्शे में, और फिर पाकिस्तान के साथ कौन आता है यहाँ पर? ईरान जुड़ा हुआ है, ईरान और अफगानिस्तान। अब अगर भारत को
वेस्ट एशिया तक पहुंचना है, मतलब कंट्रीज लाइक उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यहां पर पहुंचना है, तो भारत के पास कोई तरीका नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर से फ्लाइट ले जाना अलाउ नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? अफगानिस्तान तक अगर हमें अपना सामान पहुंचाना है तो कैसे किया जाए? हमारे पास कोई तरीका नहीं है। इस तरीके को खोजने के लिए भारत सरकार ने क्या किया? ईरान से डिस्कशन की और यहां पर ईरान के पास ही चाबहार पोर्ट बनाया, जो सारा का सारा पोर्ट भारत ने बनाया। चाइना ईरान पे प्रेशर डालता है कि इस चाबहार पोर्ट को भारत ने बनाया, मगर भारत को आउट करो और मेरे को इन करो, और चाबहार पोर्ट का जो पूरे का पूरा होल्ड है वो हमें दे दो। ईरान ने बीच में ये अलाउ भी कर दिया था, बट फिर हमने यूएस के ऊपर प्रेशर डाला कि भाई तुम्हारे साथ संबंध अलग है, मगर हमारे बनाए हुए पोर्ट पे चाइनीज आ जाएंगे तो भाई दिक्कत है, तो हमारा तो एक और दुश्मन पैदा हो जाएगा, वहां पे भी चाइना होल्ड कर लेगा। तो यूएस को हमने मनाया कि भाई चाबहार पोर्ट का हम कंट्रोल नहीं जाने देंगे और ईरान से हम अपने संबंध खराब नहीं होने देंगे। बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से हम चाबहार पोर्ट को आज भी ईरान के साथ मिलकर इंडिया ऑपरेट करता है और यहीं से हम वेस्टर्न एशियन कंट्रीज के अंदर एंट्री लेते हैं। अगर हम खुलकर इजराइल का साथ देते हैं तो यहां पर हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हो जाएंगे। यानी कि जितना माल वेस्टर्न एशियन कंट्रीज में जाता है वो सारे का सारा माल रुक जाएगा, क्योंकि चाबहार पोर्ट पे, और चाबहार पोर्ट भी हमारे हाथों से चला जाएगा। आई होप अब आप समझ पा रहे हैं कि क्यों हम खुल के इजराइल का साथ नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, हम खुल के फिर ईरान का साथ ही दे दें? हम ईरान का साथ नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते खुलकर ईरान का साथ? क्यों? वो इसलिए क्योंकि भारत को आज की डेट में जो मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी है, जो एयर डिफेंस की टेक्नोलॉजी जो भारत के पास थी, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो बराक मिसाइल्स हो, ये हम दो कंट्रीज से ही तो लेते हैं टेक्नोलॉजी, एक रशिया से और एक हम लेते हैं इजराइल से। तो ये बराक जो नाम की मिसाइल्स हैं वो इंडिया और इजराइल का जॉइंट वेंचर है, जिसके अंदर ये मिसाइल्स बनाई गई हैं। फिर इन्हीं बेसिक टेक्नोलॉजी को यूज करके डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने आगे काम करना शुरू किया और आकाश डिफेंस मिसाइल बनाई। और अब जो हम मिसाइल बनाने जा रहे हैं जो कि हमारी रक्षा करेगी, वो उसका नाम है कुशा। और ये अपने टाइम की मतलब सबसे बेहतरीन मैं कह सकता हूं एंटी मिसाइल सिस्टम होने वाला है कुशा मिसाइल, जो कि रशिया का S-500 जो है ये उसे भी क्रॉस कर देगा। मतलब अपने टाइम का बेस्ट होने वाला है ये, जैसे ही इसे डेवलप कर लिया जाएगा, जो कि बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है, बिल्कुल जल्दी आने वाला है ये वाला न्यूज भी। तो आई होप अब आपको समझ आया होगा कि भारत सरकार की मजबूरी है। मजबूरी क्या है? इस मजबूरी के कारण ना हम पूरी तरह से इजराइल के साथ हो सकते हैं, ना पूरी तरह से ईरान से। हालांकि इसका लॉस हमें तब होता है जब युद्ध की परिस्थिति होती है, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध सपोज छिड़ जाए, तो फिर ये दोनों भी हमें न्यूट्रल होके ही बात करेंगे। बट इसका फायदा हमें युद्ध के अलावा हर वक्त मिलता है, इकोनॉमिक फायदा मिलता है, क्योंकि इजराइल से हम टेक्नोलॉजी लेते हैं, युद्ध का सामान लेते हैं, और ईरान के थ्रू हम माल पहुंचाते हैं ईरान को, और उस चाबहार पोर्ट के थ्रू हम वेस्टर्न एशिया तक अपनी पहुंच बनाते हैं। तो आई होप दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि भारत सरकार क्यों किसी का पक्ष नहीं ले पाती और ना ही लेना चाहिए। तो जो एक्सपर्ट, सो कॉल्ड एक्सपर्ट ट्विटर पे जंग लड़ रहे होते हैं ना कि ये क्या कर दिया भारत ने, तो ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, उनको ये समझ होनी चाहिए कि बेटा देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। तो भारत सरकार के स्टैंड को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और उनके साथ में खड़े भी रहना चाहिए। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।